आज हम लेंगे एडिटोरियल के अंदर लेट्स टॉक अबाउट वन कैंडिडेट मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूंसीज। तो अभी पूरे देश के अंदर डिबेट चल रही है किस पे? वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन पे। ठीक है, इसके अंदर रामनाथ कोविंद जी ने उसको लीड किया है और कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। मोस्ट प्रोबेबली आने वाले सेशन के अंदर उसको पास कर दिया जाएगा। हालांकि अपोजिशन इसके ऊपर बहुत राय रख रहा है अपोजिट, क्योंकि पहले ऐसा हो चुका है। पहले जो हमारे 3 इलेक्शन थे वो सारे इकट्ठे ही थे। अब ये दौर चल ही रहा था, इसके अंदर एक चीज़ और आ गई। एक चीज़ आ गई कि जब एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू वन वोट, तो इन्होंने कह दिया वन पर्सन वन वोट, वन कैंडिडेट वन कॉन्स्टिट्यूएंसी। एक बंदे को एक वोट का राइट है, तो चुनाव के अंदर भी उस व्यक्ति को एक ही जगह से लड़ने का अधिकार है। इससे पहले क्या होता था? 1996 से पहले इसके अंदर कौन सा एक्ट लगेगा? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, ये लगता है इलेक्शन के लिए और इन सब के लिए। ठीक है, उसके अंदर पहले प्रोविजन दे रखा था 1996 से पहले कि जितनी मर्जी सीट से लड़ सकता था एक व्यक्ति। लेकिन उसके बाद देखा एक व्यक्ति 4-4, 5-5 सीट से लड़ रहा है इलेक्शन, तो उसके बाद इसको कर दिया लिमिटेड 96 के अंदर 2 सीट केवल। अब जो 5-6 सीट से लड़ता था वहाँ तो और भी आफत आती थी। क्या है कि इलेक्शन जो है बहुत महंगा प्रोसेस है, उसके अंदर सारी मशीनरीज लगानी पड़ती है, ड्यूटीज़ लगानी पड़ती है, ईवीएम है, ट्रेनिंग है, काउंटिंग है। ठीक है, और इसके अलावा और खर्चा है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, सबको लेके आना लेके जाना, तो बहुत भारी खर्चा पड़ता है इसके ऊपर। फिर सुरक्षा के बंदोबस्त करने पड़ते हैं, सीआरपीएफ की मूवमेंट करनी पड़ती है, पुलिस की मूवमेंट करनी पड़ती है, वो सारा उनका रहने का खर्चा सारा कुछ। तो ये जो सारा खर्चा है ये बहुत भारी पड़ता है। ऐसी जरूरत क्यों पड़ रही है एक व्यक्ति को 2 जगह से लड़ने की? जबकि ये है कि वो एमपी तो एक ही जगह रह सकता है, दूसरी जगह तो रहेगा नहीं, या एमएलए भी एक ही जगह रहेगा, दूसरी जगह रहेगा नहीं। तो क्यों लड़ रहे हैं वो? तो इसके पीछे कारण है, बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं जो व्यक्ति विशेष के ऊपर चल, बहुत सारी पार्टी ऐसी हैं जो केवल एक ही व्यक्ति के आधार पर चल रही है। जैसे बीएसपी थी, मायावती के आधार पर चल रही है, तृणमूल कांग्रेस, गुड। तो ऐसे बहुत सारी पार्टी ऐसी हैं जो एक व्यक्ति विशेष के ऊपर चल रही है, और यदि उनके लीडर को लगता है कि तुम चुनाव हार जाओगे तो बड़ी दिक्कत में आ जाएगी, तो इसलिए क्या करते हैं वो 2 जगह से वो कर देते हैं। जैसे राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने 2 जगह से नामांकन भरा कि एक बार पहले वो हार चुके थे वहाँ से, तो उनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं हार जाऊँ इसलिए। लेकिन जब वो बाईपोल होते हैं तो बाईपोल के अंदर भी खर्चा पूरा पूरा पड़ता है। तो ये जो डर है, इस डर की वजह से एक आदमी 2 जगह से फाइल करता है। अब इसके अंदर खर्चों का दे रखा है, कितना भारी खर्चा पड़ता है कि ये 2024 में देयर वर 44 बाई इलेक्शन फॉर द स्टेट असेंबलीज इन नवंबर 2024 ड्यू टू द रेजिग्नेशन ऑफ सिटिंग लेजिस्लेचर। 2 जगह से थे, उनकी वजह से कितना 44 जगह पर बाई इलेक्शन हो। तो ये बता रहे हैं कि उसमें से 44 था, तो जनरल इलेक्शन के अंदर कितना खर्चा आया था? ये कह रहे हैं द स्टेट गवर्नमेंट्स इन 2014 इलेक्शन इट अमाउंटेड टू 3,870 करोड़। एडजस्टेड फॉर 6% एनुअल इन्फ्लेशन, द 2024 जनरल इलेक्शन पुट अ कॉस्ट ऑफ 6,931 करोड़। इसका मतलब क्या है? 12.76 करोड़ पर सीट, एक सीट पे इतना खर्चा। तो 12 करोड़ के मान लो और बहुत सारे काम हो सकते हैं देश के अंदर। तो इसलिए ये कंसर्न उठा हुआ है। इफ 10 पॉलिटिशियन, ये कह रहा है, विन फ्रॉम 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज द एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ होल्डिंग अ बाई इलेक्शन वुड बी अराउंड 130 करोड़। 130 करोड़ के अराउंड हो जाता है ये। 10 भी कर लेते हैं, और करते भी हैं बहुत सारे, अपने आप को सुरक्षित करने के लिए ये सब करते हैं। तो ये बता रहे हैं कितना खर्चा होता है। 1,35,000 करोड़ रिसेंट जनरल इलेक्शन पे खर्चा हुआ है, एंड अबाउट 250 करोड़ पर कॉन्स्टिट्यूंसी अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट बाय सेंट्रल ऑफ फॉर मीडिया एस्टिमेट्स। उनकी वजह से अभी एक केस डला है 2023 के अंदर, एक केस फाइल हुआ है अश्वनी कुमार उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसके अंदर भी यही सारी बात की गई है कि ये वायलेशन किसका है? आर्टिकल 19(1)(a) का वायलेशन है। क्यों वायलेशन है? कि मैं जब वोट दे रहा हूं तो मैं उस कैंडिडेट को ध्यान में रख के दे रहा हूं, और फिर यदि वो कैंडिडेट वहां से रिजाइन करके और दूसरी सीट से अपने आप को कंटिन्यू करता है तो उनके साथ धोखा नहीं है।
जिन लोगों ने राहुल गांधी को दोनों जगह से जिताया है, उन्होंने किस लिए जिताया है कि राहुल गांधी रिजाइन कर दे? उन्होंने जिताया तो इसलिए कि राहुल गांधी उनका नेतृत्व करे, तो उन लोगों के साथ धोखा नहीं है, तो उस फ्रीडम के साथ धोखा है ये। फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ, फ्रीडम ऑफ स्पीच को इसलिए इंक्लूड कर दिया कि एक व्यक्ति व्यक्त कर रहा है अपने आप को कि मैं तुम्हारा नेता बनूंगा, मैं तुम्हारी समस्याओं का ध्यान रखूंगा, ये सारी चीज़ें, फिर तो ये खरीद फरोख्त हो गई। उसने तो रिजाइन कर दिया, उसने अपना नुमाइंदा खड़ा कर दिया, अब वो नुमाइंदा है, वो उसको फिर आप जिताओ। तो इसीलिए ये जो इलेक्शन हुए थे, यहाँ राहुल गांधी ने जब सीट वैकेट की थी तो पोटेंशियल लीडिंग, तो द वोटर टर्नआउट वाज 64.24% इन द बाई पोल और 72.92 इन जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन में वो ज़्यादा वोटों से जीता था, 72% से जीता था। और बाई पोल के अंदर, तो बाई पोल के अंदर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो होना होता है वो हो चुका, सेंट्रल गवर्नमेंट वो सरकारें बन चुकी है, इसलिए बहुत ज़्यादा सा वो नहीं होता। उसके अंदर कितना था? 64%। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो परसेंटेज कम हुई है ना, 6 और 2 8% कम हुई है। तो इस तरह से ये धोखा है एक तरह से जनता के साथ। अपने आप को सेफ करने के लिए दो जगह से लड़ लिए। जनता ने तो वोट उस कैंडिडेट को दिए ना, फिर वहाँ से एक जगह से रिजाइन कर दिया, तो जनता के साथ यहाँ धोखा हुआ। दूसरा धोखा यहाँ होता है कि पार्टी की पार्टी मर्ज होकर कहीं और चली जाती है। जब शिवसेना को मैंडेट मिला था तो शिवसेना की विचारधारा पे मिला था, लेकिन शिवसेना टूटकर नई शिवसेना बन गई। पवार उसने तोड़कर उसने एक नई पार्टी बना ली। जब मर्जी कैंडिडेट चुनाव से पहले सीट नहीं मिली तो दूसरे के साथ चले गए। तो विचारधारा कहाँ रह गई? कोई भी पार्टी एक विचारधारा के ऊपर चलती है ना, तो विचारधारा कहाँ रह गई? विचारधारा तो यूँ समझो गोली हो रही है, आदमी अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे के पास जा रहा है। 2 दिन पहले इसको गाली दे रहा था, आज इसकी बड़ाई कर रहा है, पहले उसकी बड़ाई कर रहा था, अब उसको गाली दे रहा है। तो इस तरह की जो ये राजनीति है, जनता को समझना पड़ेगा, संभलना पड़ेगा, और ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाएंगे तब ये स्थिरता आएगी। अदरवाइज तो यूं ही लोग अपने स्वार्थ के लिए एक पार्टी छोड़ेंगे, दूसरी ज्वाइन करेंगे, खरीद फिरोख्त, व्यापार ही हो रहा है एक तरह के साथ। किन के साथ हो रहा है? छल किन के साथ? तो ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, द डिजिटल फ्रंटियर ऑफ इनइक्वालिटी। तो किस चीज़ की बात कर रहे हैं? टारगेटिंग वुमेन इन पब्लिक फेसिंग रोल। जो भी वुमेन्स है पब्लिक फेसिंग के अंदर जो है वो कौन होंगी? जर्नलिस्ट हो गई, ठीक है, और जो इन अथॉरिटी के अंदर हैं औरतें, वो सारी हो गई, तो उनके ऊपर है ये। तो ये है जेंडर बेस्ड वायलेंस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने अभी एक लॉन्च किया है कि अब कोई बहाना नहीं, कोई बहाना नहीं, मतलब ये इसको लागू करना पड़ेगा, इस इनइक्वालिटी को ख़त्म करना पड़ेगा। सदियों से ऐसा होता आया है कि औरत को टारगेट किया जाता है, आदमी सजा देता है, औरत की बेइज्जती करके उसको सजा देने का एक तरीका है, आदिकाल से ये पुराने उससे, कि औरत को सजा देना है तो उसके कपड़े उतारो, उसको नंगा करो, गली में घुमाओ, उसके साथ गलत हरकतें करो, उसके साथ रेप करो, ये सारी चीज़ें। पर आज ज़माना बदल गया है, आज इक्वलिटी की बात हो रही है, आज आप ऐसी हरकत नहीं कर सकते, आज बराबर राइट्स हैं उनके भी, ठीक है, उनके भी सेंटिमेंट्स हैं, उनके भी इमोशंस हैं, और आज वो बहुत लीडिंग पोजीशंस पे जा पहुंची है, अपने आप को कमज़ोर नहीं मान रही औरतें। तो इसलिए, और दोनों को यदि हमें प्रोग्रेस करनी है तो इक्वल जो जेंडर बायस है इसको ख़त्म करना पड़ेगा, जेंडर न्यूट्रलिटी की ओर हमें जाना पड़ेगा। तो यहाँ ये बात कर रहे हैं। तो अब जन धन योजना जो है उसके अंदर बता रहे हैं ये 55.6% खाते खुले महिलाओं के, महिलाओं खाते खुले जन धन योजना में। तो और सारी चीज़ें, इंटरनेट वगैरह, डिजिटल पेमेंट वगैरह, इन सबको प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन प्रमोट किया जा रहा है तो उसके लिए वी आर नॉट हैविंग प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर टू गाइड देम, कि उसके साथ और मुसीबतें भी तो आ रही हैं। जब इंटरनेट आप अपने मोबाइल पे यूज़ कर रहे हो तो रील्स भी आ रही हैं, अननेसेसरी मटेरियल भी आ रहा है, इंटरनेट, फेसबुक, ये सारी चीज़ें भी आ रही हैं। और इसके पीछे पीछे क्या आ रहा है? वयोरिज्म भी आ रहा है, स्टॉकिंग भी आ रहा है, कि आपका पीछा कर रहे हैं, कोई अननेसेसरी उल्टी सीधी चीज़ें भेज रहा है। तो उस चीज़ के लिए भी आपको बताना और सतर्क करना ज़रूरी है। यहाँ तक नहीं, इसके अलावा डिजिटल जो भी यूज़ कर रहे हैं उनके अकाउंट खाली हो रहे हैं, आजकल ठगी चल रही है, ये सारी भी तो। और इसमें ऐसा नहीं है डिजिटल अरेस्ट जैसी चीज़ें, और इसके अंदर ऐसा नहीं है कि अनपढ़ औरतें ही इसके शिकार हो रही हैं या अनपढ़ केवल औरतें हो रही हैं।
इसका शिकार तो पढ़े लिखे आदमी भी हो रहे हैं, ऑफिसर्स भी हो रहे हैं, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हो रहे हैं, पुलिस ऑफिसर्स हो रहे हैं डिजिटल अरेस्ट के। तो अभी कुछ दिनों पहले आया था एक एक्टर एक एक्ट्रेस, उनको भी डिजिटल अरेस्ट करके लूटने की कोशिश की। तो ये सारी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसका नुकसान क्या हो रहा है? इसका नुकसान है, जिसको भी मन में आया, तो ये है, इंडिया हैज़ टेकन इम्पॉर्टेंट स्टेप्स टू कॉम्बैट TFGBV। तो ये TF क्या है? टारगेटिंग वुमेन इन पब्लिक फेसिंग रोल और जेंडर बायस वायलेंस। तो जेंडर बायस वायलेंस है, औरत ने कुछ कह दिया तो उसको तुरंत ट्रोल कर दिया जाता है, उल्टे सीधी बात कही जाती है, उसकी डिग्निटी पे हमला किया जाता है, ठीक है, उसकी मॉडेसिटी को चैलेंज किया जाता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को लेकर हमें एक्टिव भी होना पड़ेगा, हमें इनके एक समझ भी बढ़ानी होगी, और गवर्नमेंट की तरफ से भी जो मेजर्स होने चाहिए वो लेने पड़ेंगे। तो इसके अंदर, इसी के अंदर सेकंड पैराग्राफ में आप देखो, ये कह रहा है यहाँ पर, ये adequate safeguards in order to promote an open, secure, stable, accessible and affordable information and communication technology environment to all women and girls. This underscores India commitment to tackling TFGBV. और इसके लिए हमें कुछ कानून भी बनाने पड़ेंगे। This include enforcing stricter law against perpetrators of online violence and swifter justice for survivor. Holding the social media platform accountable is an important part of the toolkit to reduce this. कहीं से भी ये चीज़ जारी होती है, क्योंकि ग्रुप्स में भी जाती है, एक चीज़ वायरल होती है ना, तो सबसे ज़्यादा वायरल कैसे होगी? इंडिविजुअल मैसेज डालेंगे तो थोड़ी होगी। एक ग्रुप के अंदर आपने भेज दिया, ग्रुप के अंदर 200-250 आदमी है, उनने देखा, उनने फिर आगे ग्रुपों में भेज दिया, यूँ करके जल्दी से चीज़ें वायरल होती हैं। तो ग्रुप के जो एडमिन हैं वो लाइबल होंगे, जिस भी मीडिया प्लेटफॉर्म से वो चीज़ जा रही है वो लाइबल होंगे। तो ये है, एंश्योरिंग वुमेन सेफ्टी ऑनलाइन इज नॉट ओनली अ मॉरल ऑब्लिगेशन बट इट इज़ अ क्रिटिकल पिलर ऑफ इंडियन प्रोग्रेस। एक तरफ हमारे लिए वो यूज़फुल है, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी ज़रूर आएंगे। हम इंटरनेट से बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, औरतें अपने प्रोडक्ट को मार्केट कर रही हैं, ठीक है, ऑनलाइन मार्केटिंग भी कर रही हैं उसके ज़रिए, एजुकेशन हो गया, ऑनलाइन क्लासेस हो गई, और सारी चीज़ें हो गई, जानकारी हो गई। तो जहाँ एक और इंटरनेट एक बहुत पावरफुल टूल है आपको आगे बढ़ाने के लिए, वहाँ आपके लिए सिरदर्द भी बन जाता है जब इस तरह से ट्रोलिंग शुरू हो जाती है, अननेसेसरी फेक और वल्गर मटेरियल इसके अंदर आ जाता है। तो इन सब का भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके लिए ये